आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया में भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा विदेशी श्रद्धालुओं की भी है। देखिए, गुजरात समेत देश भर में नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुजरात में इस दौरान गरबा का भी खास महत्व है, लिहाजा वहां युवाओं की कई टोलियों ने अपना अभ्यास शुरू कर दिया। वहीं आयोजकों ने बताया कि युवाओं को डांडिया खेलने का पास 500 से 2000 रुपए तक में मिलेगा। इस आयोजन को लेकर वहां सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्री कालाहस्ती मंदिर में 50 से ज्यादा विदेशी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें रूस और जर्मनी के नागरिक भी शामिल रहे। इस मंदिर को राहु केतु के दोष निवारण के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये विदेशी श्रद्धालु भी शिव मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की ओर ध्यान लगाया। केरल के त्रिशूर में हुए एटीएम लूट मामले के आरोपी फिल्मी तरीके से तमिलनाडु पुलिस के पकड़ में आ गए। दरअसल पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली थी कि ये आरोपी एक कार में सवार हैं। जब पुलिस ने इनका पीछा शुरू किया तो कार को एक कंटेनर में छिपा लिया गया ताकि पुलिस को पता न चल सके, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए पीछा कर इस कंटेनर और उसमें बैठे आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। साथ ही उनके पास से लाखों की नकदी मिलने की बात भी कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये गिरोह केरल के त्रिशूर में 3 अलग अलग एटीएम में हुई बड़ी लूट में शामिल था। बिहार के जमुई में एक अपराधी ने पुलिस से बचने का अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल जब पुलिस की टीम इस वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंची, तब उसने खुद को भूसे के ढेर में छिपा लिया, लेकिन सांस लेने के लिए अपना चेहरा बाहर रखा था, जो उसकी गिरफ्तारी का कारण बना। इस गिरफ्तारी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। यूपी के महोबा में खड़े एक ट्रक का राजस्थान के भरतपुर में 10 लाख रुपए का चालान का मामला सामने आया। इस मामले का पता ट्रक मालिक को तब चला जब वो एआरटीओ विभाग में ट्रक का फिटनेस टेस्ट करवाने पहुंचा था। आशंका है कि इस मामले में खनन माफिया का हाथ है। अब पीड़ित की शिकायत पर एआरटीओ ने भरतपुर के डीएम को जांच के लिए पत्र लिखा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई है। आजकल सेल्फी लेना एक फैशन बन गया है। हर कोई अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही आदत आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? क्योंकि बैंकों से लेकर फिनटेक कंपनियां तक वेरिफिकेशन कराने के लिए इसे एक आसान तरीका मानती है, जबकि इसका इस्तेमाल बढ़ने से साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। साइबर क्रिमिनल अब सेल्फी का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट को एक झटके में खाली कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सेल्फी आइडेंटिफिकेशन के जरिए होने वाले फ्रॉड को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आजकल सेल्फी लेना एक फैशन बन गया है। हर कोई अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही आदत आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? साइबर क्रिमिनल अब सेल्फी का इस्तेमाल करके आपकी निजी और बैंक अकाउंट की जानकारी चुरा सकते हैं। इसके बाद साइबर अटैक के जरिए आपके बैंक अकाउंट को भी खाली किया जा सकता है। साइबर हैकर्स के लिए सेल्फी से धोखाधड़ी करना अब नया हथकंडा बन चुका है, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आज के दौर में सेल्फी ऑथेंटिकेशन के जरिए वेरिफिकेशन करना आम बात है। आपने गौर किया होगा, कई ऐप्स और वेबसाइट आपकी पहचान साबित करने के लिए सेल्फी अपलोड करने के लिए कहते हैं। इसे सेल्फी ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं। ज्यादातर बैंक या फिनटेक कंपनियां सेल्फी के जरिए लोगों को वेरीफाई करती है, लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल कर
साइबर क्रिमिनल आपसे धोखाधड़ी कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल आपको फिशिंग ईमेल या एक लिंक पर क्लिक करने के लिए एसएमएस भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां आपसे आपकी सेल्फी क्लिक करके अपलोड करने के लिए कहा जाता है। इस तरह आपकी सेल्फी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने आजकल डीप फेक्स के बारे में तो सुना ही है, हर जगह सुनते हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज के डीप फेक बन चुके हैं पीछे, और हमने देखा भी है। लेकिन अब ये डीप फेक्स आम जनता को भी परेशान कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स डीप फेक का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको ठगने के लिए। आजकल एक नया स्कैम सामने आया है जिसका नाम है डीप फेक स्पूफिंग। इसे क्या कहते हैं? ये डीप फेक स्पूफिंग है क्या? हमने देखा है कि जब ऑनलाइन बैंकिंग की बात है और जब बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, बहुत बार फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन इसी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का गलत फायदा साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। वो आपकी पिक्चर लेकर उसका डीप फेक बनाते हैं, वो मशीन को बेवकूफ बनाते हैं और इसी तरीके से आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। आपके बैंक्स के आपके जो पैसे हैं वो ले जाकर ठग लेते हैं। कई बार तो लाइव वीडियो के दौरान उनसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के साथ साथ सवाल जवाब भी किए जाते हैं। हालांकि सेल्फी ऑथेंटिकेशन से लोगों के समय की काफी बचत होती है और लोग घर बैठे लाइव वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हालांकि ये जितना आसान और सुविधाजनक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल आपके सेल्फी का इस्तेमाल करके पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुरा सकते हैं और एक झटके में आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये होता कैसे है? आजकल मार्केट में डीप फेक बनाने वाले काफी टूल्स आ चुके हैं। फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, और पेड इतने महंगे नहीं हैं। अगर मुझे लाखों की ठगी करनी है तो मैं कुछ हजार खर्च के किसी का भी डीप फेक बना सकता हूं, तो करना मुश्किल नहीं है। दूसरा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स जो हमारे कहीं ना कहीं थोड़े लैग बिहाइंड कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बैंक की गलती है, ये आम नागरिक, आम जनता जिनके बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं उनकी भी गलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ऑथेंटिकेशन होती है, आजकल हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात करते हैं, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। उसका मतलब यही होता है कि अगर किसी ने एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी को भेद भी दिया, फिर भी वो आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई ओटीपी आएगा, कोई पासवर्ड आएगा, लेकिन हम गैर जिम्मेदार होकर वो शेयर करते हैं और इसी तरीके से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डीप फेक स्पूफिंग का इस्तेमाल करके पैसों की ठगी करते हैं। यही नहीं, साइबर क्रिमिनल आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो आपके मोबाइल के कैमरे को कंट्रोल करता है। इसके जरिए वो आपकी जानकारी के बिना आपकी सेल्फी लेकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबर हैकर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपकी तस्वीरें चुराकर उनका इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए कर सकते हैं। डीप फेक का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई नकली तस्वीर। इसमें किसी की तस्वीर से नकली तस्वीरें और वीडियो बनाना शामिल है। साइबर अपराधी आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह साइबर हैकर आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके आपके नाम पर लोन भी ले सकते हैं। आपकी सेल्फी का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी आपका सिम कार्ड क्लोन कर सकते हैं और आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले सभी ओटीपी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, हम करें क्या? इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसके कुछ सरल उपाय हैं। पहला तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीप फेक बनाना बहुत आसान है और आपकी कोई भी ऑनलाइन पिक्चर लेकर डीप फेक बनाया जा सकता है, तो वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पर्सनल डेटा बाहर मत शेयर करिए, क्योंकि प्रोफेशनल आप जितना, मैं ये नहीं बोल रहा आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, आप पर्सनल डेटा जितना कम शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मुश्किल होगी साइबर क्रिमिनल को आपका डीप फेक बनाने में। पहला ये। दूसरा, अपने पासवर्ड्स, खासकर बैंकिंग पासवर्ड्स चेंज करते रहिए, क्योंकि सवाल ये उठता है आज डीप फेक स्पूफिंग है, कल कुछ और हो सकता है, लेकिन आपके पासवर्ड जब बार बार चेंज होंगे, आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ऑथेंटिकेशन, उसका फॉलो करेंगे तो आपकी जो है सेफ्टी हो सकती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए मार्केट में हो क्या रहा है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो सवाल है कि सेल्फी ऑथेंटिकेशन फ्रॉड से बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में न फंसे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के संदिग्ध ईमेल या मैसेज लिंक पर क्लिक न करें। बैंक अकाउंट्स में मजबूत यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर निजी फोटो या जानकारी शेयर न करें।
पासवर्ड के लिए 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करें। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की सेफ्टी के लिए 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को ऑन करें। किसी के साथ अपनी पर्सनल जानकारी, बैंकिंग डिटेल और पासवर्ड साझा न करें। अनावश्यक किसी ऐप को फोन की गैलरी का एक्सेस न दें। फोन को हमेशा नए सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट करते रहें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी रखें जो कि मैलवेयर से बचाव कर सके। ऐसे में जरूरी है कि सेल्फी आइडेंटिफिकेशन के जरिए होने वाले फ्रॉड को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल में नेम प्लेट विवाद मामले में मंत्री विक्रमादित्य को आलाकमान का सख्त निर्देश, पार्टी विचारधारा के खिलाफ नहीं जाने को कहा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में लालू को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप में मुख्य साजिशकर्ता बताया। आरोप है कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से अप्रत्यक्ष तौर पर जमीन के टुकड़े लिए। दिल्ली में एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव की आखिरी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। पार्टी के पार्षद सुंदर सिंह को 115 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। ये चुनाव अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुआ, जिन्हें मेयर और डिप्टी मेयर की गैर हाजिरी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था। पार्टी ने समिति के चुनाव को असंवैधानिक और अवैध करार दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मैसूर के लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की। इस एफआईआर में सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और साले का नाम दर्ज है। ब्रह्मोस एरोस्पेस में भी अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित रहेंगी। इसमें टेक्निकल से जुड़ी नौकरियों में 15%, जबकि प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ी नौकरियों में 50% आरक्षण की घोषणा की गई है। इजरायल ने लेबनान की सीमा के पास टैंकों और सेना के वाहनों की संख्या बढ़ा दी। ऐसे में माना जा रहा है कि इजरायल बहुत जल्द किसी भी समय लेबनान पर हमला कर सकता है। इजरायल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की बात कही है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र के लाडवा और अंबाला में रैली की। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाने की साजिश रच रही है, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठे दावे करती है और उनके नेताओं के बातों में कोई दम नहीं होता, जबकि जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लिहाजा हरियाणा की सियासत का समीकरण बेहद दिलचस्प हो गया है। आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला। आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर जबानी जंग जारी है। दोनों दल एक दूसरे को सियासी मात देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां बीजेपी अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को घेरती है, वहीं कांग्रेस जवानों, किसानों और पहलवानों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आज हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए 370 के वार से प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का षड्यंत्र कर रही है। वहीं उन्होंने हरियाणा में सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर को पेंशन वाली पक्की नौकरी देने की गारंटी भी दी। ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कह कर आए कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या,
आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। ये कश्मीर हमारा है और इस पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये कहते हैं वहां जाकर कहते हैं कि हम सारे टेररिस्ट और पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। क्या मजाक बना रखा है। ये एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि बीजेपी नेता बेतुकी बयानबाजी करते हैं और उनके दावों में कोई दम नहीं है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तीसरी बार भी हार रही है। मैं ये कह सकता हूं कि तथ्यहीन और बिना आधार की बातें करते रहते हैं बीजेपी वाले। उनके बातों में कोई दम होता नहीं है, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ी है। ये तमाम इश्यू जो पिछले पार्लियामेंट चुनाव में देखे आपने बने थे और पब्लिक ने उसको सामने रखा कि राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को कैसे बदलना चाहते हैं। जनता ने उस पर विश्वास किया। हुड्डा साहब ये तो कहेंगे नहीं कि हम हार रहे हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि हुड्डा साहब हार रहे हैं और सुपड़ा साहब कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस ही तीसरी बार जा रही है। हरियाणा से कांग्रेस तीसरी बार भी नहीं आ रही। आप देख रहे हैं, इसका उदाहरण भी हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी तीसरे चुनाव के अंदर भी 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। तो कहाँ ये सपना देखते, तो झूठ बोल करके थोड़ा सा लोगों को गुमराह करके इन्होंने वोट बटोरने का काम किया। हालांकि कांग्रेस बीजेपी को किसान आरक्षण और जातीय जनगणना पर लगातार घेरने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का समर्थन तो पाकिस्तान करता है, ये देश नहीं विदेश की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री की चेहरा देखिए, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। और दुनिया भर के देशों में जाते हैं, मणिपुर तक आज गए नहीं हैं। किसानों की बात उन्होंने की नहीं है, आरक्षण और जाति जनगणना के बारे में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वो वही लोग हैं, भूलना मत, जिनके लिए पाकिस्तान से आवाज आती है कि हाँ कांग्रेस और उनके साथ वाले धारा 370 हटाने की बात का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है। भैया मेरे, भारत में राजनीति करना है, भारत के लोगों का समर्थन ले लो। तुम पाकिस्तान का समर्थन लोगे तो पाकिस्तान में राजनीति करो, भारत में काहे के लिए कर रहे हो? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप बताओ, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारे घर के बच्चे सीमा पे खड़े होकर के पाकिस्तान के सैनिक के साथ अपने खून की एक एक बूंद की बाजी लगाकर लड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कांग्रेस पर हमला बोलते हुए खर्ची पर्ची का मुद्दा उठाया, वहीं राहुल गांधी ने हरियाणा में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया। दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी चुनौती है। कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है। इसके अलावा जेजेपी और आम आदमी पार्टी की मजबूत दावेदारी भी हरियाणा के सियासी समीकरण को और दिलचस्प बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज हर तरफ भारत के पर्वतारोहियों के अदम्य साहस, कौशल और संकल्प की चर्चा हो रही है। पर्वतारोहियों का एक दल अरुणाचल की एक ऐसी चोटी पर पहुंचा जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा था।
इनकी कामयाबी बता रही है कि इंसान के मजबूत इच्छा शक्ति के आगे पहाड़ भी बौना बन जाते हैं और कामयाबी आसमान छूती है। हौसले बुलंद हों, पहाड़ों की उन ऊंची चोटियों को फतह करने का जुनून हो जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का जज्बा हो, तो इंसान ऐसी उपलब्धि हासिल करता है जिस पर देश को नाज होता है और दुश्मन बौखलाने लगता है। ये कहानी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि नमास की, जिसके जाबाजों की टीम ने ऐसा कारनामा किया है जिस पर हिंदुस्तान फक्र कर रहा है और दुनिया हैरान है। नमास अरुणाचल प्रदेश के दीरंग में स्थित है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। नमास की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक ऐसी चोटी पर चढ़ाई की जहां आज तक न कोई पहुंचा और न ही उसका नामकरण हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पश्चिम कामेंग इलाके में स्थित हिमालय के गोरीचेन रेंज में ये चोटी मौजूद है। कर्नल रणवीर सिंह की अगुवाई में 15 सदस्यों की टीम ने 15 दिनों की मुश्किल चढ़ाई के बाद इस पर फतह किया। अरुणाचल प्रदेश में इस अगम्य और अनाम पर्वत श्रृंखला पर विजय पाना आसान नहीं था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के निदेशक ने बताया कि ये एक बहुत ही मुश्किल अभियान था, क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, 900 मीटर ऊंची पहाड़ पर बर्फ की चादर और तमाम दर्रे थे जिनसे बचना बहुत अहम था और इसीलिए इस चुनौतीपूर्ण अभियान के लिए बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ी। लेकिन इस पूरे अभियान की सफलता के बाद एक बार फिर निमास ने एक नई मिसाल कायम की है और दिखा दिया है कि साहस के साथ किसी भी असंभव सी लगने वाली चोटी या श्रृंखला को पाया जा सकता है और यही है निमास की खासियत। इस अनाम चोटी को फतह करने के बाद इसका नामकरण करने का फैसला किया गया और इसे छठे दलाई लामा स्यांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया गया। स्यांगयांग ग्यात्सो का जन्म 1882 में तवांग इलाके में हुआ था और वे क्षेत्र के लोगों के लिए ज्ञान और सांस्कृतिक गौरव का स्रोत रहे हैं। इस खबर से इलाके के लोगों में खुशी की लहर है और हर हिंदुस्तानी गर्व से भर उठा है। लेकिन अरुणाचल के शिखर को दलाई लामा का नाम क्या दिया गया, चीन को मिर्ची लग गई। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने फिर अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए। चीन ने भारत के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक बार फिर क्षेत्र पर अपना दावा किया। चीन की टेढ़ी चाल का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारत ने चीन के दावों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। किसी के अवैध दावे से ये बदलने वाला नहीं। फिलहाल भारत शिखर के नामकरण के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके स्यांगयांग ग्यात्सो शिखर को आधिकारिक मानचित्र पर मान्यता मिले। दिल्ली से शिवानी शर्मा और अनुपम मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट और ढाबे चलाने वालों के नाम पते बताने वाले योगी सरकार के आदेश की, जिसको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। यूपी में ढाबे और रेस्टोरेंट पर उनके मैनेजर और ऑपरेटर के नाम पता लिखना जरूरी हो गया है। योगी सरकार के इस निर्देश के 2 दिन के बाद अयोध्या और मथुरा में जिला प्रशासन ने इसे लागू करने की कवायद शुरू कर दी। हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़े अयोध्या और मथुरा में जिला प्रशासन ने सभी फूड जॉइंट्स को निर्देश का पालन करने का आदेश दिया है। राम जन्मभूमि अयोध्या में बने रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन दिया है। वहीं अयोध्या में भी हनुमानगढ़ी मंदिर के संतों ने भी राज्य सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है।
जिला प्रशासन ने अयोध्या में लगभग सभी 5000 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को निर्देश दिया है कि वे ऑपरेटर और मैनेजर के नाम पते रिसेप्शन पर लगाकर रखें। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और सभी तरह के फूड सेंटर पर ग्राहकों के बैठने की जगह समेत किचन और दूसरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखने का आदेश भी दिया है, जिसकी रिकॉर्डिंग अगले आदेश तक रखनी होगी। अयोध्या और मथुरा में जारी आदेश के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में काम करने के दौरान सभी शेफ, कुक और दूसरे कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में खाने पीने की चीजों में थूक और यूरिन जैसी गंदी मिलावट की घटनाएं सामने आने के बाद योगी सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। इस मुद्दे पर हमने मथुरा में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस तरह मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि जितने भी दुकानदार हैं सभी को अपनी दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए, अपने नाम का नेम प्लेट होना चाहिए, कर्मचारियों की लिस्ट होनी चाहिए, कौन हमारे यहाँ काम कर रहा है, और जो खाना बनता है उसकी शुद्धता और क्वालिटी दोनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए। क्या क्या कहेंगे? मैं आपका इन सभी बातों का एक ही चीज़ से जवाब देना चाहूँगा। जैसे आप जा रहे हैं, जानते हैं फूड डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, शायद इसी से सब चीज़ का आपको जवाब मिल जाए। मेरे को हाइजीन के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है फूड डिपार्टमेंट से, और ये कोई छोटी बात नहीं है, अभी बड़ी बात है कि फूड डिपार्टमेंट से 5 स्टार रेटिंग मिलना। और जिस हिसाब का नाम की कह रहे हैं, मैंने अपना नाम शो कर रखा है, स्टाफ का मेडिकल करा रखा है, सबको ग्लव्स पहना रखे हैं और सबको मास्क पहना रखे हैं, सबको हेड पहना रखे हैं, जब भी शायद मेरे को हाइजीन में 5 स्टार रेटिंग मिला हो। शायद ऐसा हो सकता है, मैं गलत ना हूँ, यही शायद फूड डिपार्टमेंट में वो आती है। नाम भी मेरा डिस्प्ले है, मेरा फूड लाइसेंस भी लग रहा है, सब कुछ। मैं बहुत अच्छी से अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि कस्टमर अच्छी तरीके से मंदिर पे कोई आए और दर्शन करके जाए, खाना खा के जाए, तभी तो उसकी भक्ति पूरी हो, हमें शायद कुछ पुण्य लगेगा उसका। बहुत बढ़िया आनंद मिला और बहुत बढ़िया व्यवस्था है और सुदृढ़ काम है सारा। खाने की जो क्वालिटी थी कैसी थी? आपने बढ़िया थी, व्यवस्थित थी, शुद्ध और शाकाहारी है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह कहा है कि जो ढाबे रेस्टोरेंट वाले हैं उनके नाम लिखे होने चाहिए उन पे, वो सही बात है, कायदे की बात है। तो धर्म को जागृत होगा, ताकि उसी वजह से ही जो कोई भ्रष्ट करना चाहे तो भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, और लिखना चाहिए, और व्यवस्थित बात है। ये चीज़ अच्छी है, सबके लिए सूटेबल होगी। इंफॉर्मेशन जो ओनर है उनके बारे में रहेगा, तो इससे जो यात्री हैं उनको अच्छा मतलब सुविधा ही मिलेगी एक तरीके से, तो अच्छा है। हेल्थ तो देखिए सबके लिए मेजॉरिटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान देने की बोल रहे, खाना अच्छा खाना होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो ये एक अच्छा फैक्टर है। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, लेबर का है सब चीज़ का, सीसी कैमरा वगैरह ये सब। मतलब शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनकी बातों को महत्व देना चाहिए। और इस मामले में ठीक है, न्यू मद्रासी जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और क्वालिटी को महत्व देते हैं, और आगे और सुधार कर देंगे जो भी होगा। विशेष सफाई का विशेष ध्यान है और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सुपर क्वालिटी है, सुपर आइटम। अगर ढाबा रेस्टोरेंट पे उन लोगों का नाम लिख जाएगा तो अच्छा रहेगा, और क्वालिटी अच्छी देंगे सही रहेगा सर। तो इससे श्रद्धालुओं को, लोगों को फायदा होगा ही। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार फिसला और सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 246.27 अंक की गिरावट के साथ 85,571 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 37.10 अंक की गिरावट के साथ 26,178 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली मीडिया, बैंक और रियल्टी शेयरों में देखने को मिली। भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 69 रुपए गिरकर 75,681 रुपए पर आ गया। चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1,764 रुपए सस्ती होकर 90,758 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को घटाया जा सकता है। जीएसटी दरों को तर्क संगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह जीओएम ने इस पर विचार किया। बैठक में आम आदमी को राहत देने के लिए साइकिल और बोतल बंद पानी सहित कुछ अन्य वस्तुओं पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% करने पर चर्चा की गई।
सैमसंग ने पेश किया नया स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गलिए। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उसने मोबाइल कंपनियों को एसएमएस में वो लिंक या यूआरएल ब्लॉक करने के निर्देश दिए जो व्हाइट लिस्ट में शामिल नहीं है। ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन पेश कर दिया। कंपनी ने गैलेक्सी S24 FE लॉन्च किया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई फीचर मिलेंगे। साथ ही इस स्मार्टफोन में 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 54,000 रुपए रखी गई है। देश में 360 डिग्री सिक्योरिटी देने वाली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई। इसे डीआरडीओ ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिलकर बनाया। बताया गया है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जैकेट के सभी टेस्ट किए गए हैं। ये जैकेट भारतीय सेना की ओर से तय वजन सीमा से हल्की है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस साल की थीम है टूरिज्म एंड पीस, यानी कि पर्यटन और शांति। जाहिर है इसके जरिए विश्व के तमाम राष्ट्रों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। भारत का आध्यात्मिक धार्मिक वैभव पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन चुका है और यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नजारे वर्ल्ड टूरिज्म के नक्शे पर भारत को और लोकप्रिय बना रहे हैं। कश्मीर की मनमोहक खूबसूरत वादी हो, या गोवा के दिलकश बीच की सैर, पर्वतों और समंदर का रमणीक संगम स्थल हो, या रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर का शौक। पर्यटन के लिहाज से भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है। हाल के सालों में भारत में एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक पर्यटन का क्रेज तेजी से बढ़ा है। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है। पर्यटन उद्योग भारत के लिए कितना मायने रखता है ये आप आंकड़ों से ही समझ सकते हैं। भारत के कुल जीडीपी में पर्यटन उद्योग का योगदान 6.23% है और भारत के कुल रोजगार में 8.78% योगदान है। भारत में सालाना 1 करोड़ से ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, जबकि 70 करोड़ से ज्यादा घरेलू सैलानी हर साल भ्रमण करते हैं। साल 2023 में भारत में करीब 1.92 करोड़ पर्यटक आए। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। इन आंकड़ों में पिछले कुछ सालों से सालाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसकी एक वजह ये भी है कि हाल के सालों में भारत में आध्यात्मिक टूरिज्म का क्रेज तेजी से बढ़ा है। कोरोना की वजह से पर्यटन पर 2-3 साल का ब्रेक जरूर लगा, लेकिन कोरोना के खत्म होने के बाद पर्यटन उद्योग को फिर पंख लग गए। पर्यटन उद्योग अब फिर पूरे जोश और रफ्तार से आगे बढ़ चला है। आज विश्व पर्यटन दिवस पर टूरिज्म को और बढ़ावा देने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। पर्यटन को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हर साल एक नए देश को पर्यटन दिवस की मेजबानी मिलती है। इस साल पूर्वी यूरोप का देश जॉर्जिया पर्यटन दिवस का मेजबान देश बना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन ने पूरी दुनिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1980 में इसकी शुरुआत की थी। 27 सितंबर 1970 को UNWTO को मान्यता मिली थी। इसकी वजह से 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के तौर पर चुना गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन हर साल नई थीम निर्धारित करता है।
इसके जरिए पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। इस साल पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म और पीस यानी पर्यटन शांति रखी गई है। इस थीम का मकसद राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देना है। साथ ही सुलह प्रक्रियाओं का समर्थन करने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका को उजागर करना है। पिछले कुछ महीनों में देश विदेश में टूरिज्म तेजी से बढ़ा है। इस बदलाव से होटल व्यवसाय और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में उत्साह बढ़ा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में टूरिज्म की रफ्तार नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी यूएनएससी पर किया भारत का समर्थन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और विदेश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ब्रिटेन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता को लेकर भारत का समर्थन किया। वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। एक दिन पहले ही फ्रांस ने भी भारत को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने गुटेरेस से यूक्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं जयशंकर ने गुटेरेस के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष फिलेमोन यांग से भी मुलाकात की, जिसमें एकता और शांति पर बात हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। वहीं अब जेलेंस्की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। ये मुलाकात ट्रंप टावर में होगी। जापान को अगले महीने अक्टूबर में नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा वहां पीएम पद की शपथ लेंगे। दरअसल उनकी पार्टी एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर चुनाव हुआ, जिसमें इशिबा ने जीत दर्ज की। वो 1 अक्टूबर को संसद सत्र की शुरुआत के साथ पद संभालेंगे। एलडीपी को संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल है। जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का 3 साल का कार्यकाल इस महीने खत्म हो जाएगा और उन्होंने पिछले दिनों पार्टी का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। अमेरिका के कई राज्यों में हेलेन तूफान की वजह से हालात बेकाबू हो गए। ऐसे में राहत और बचाव कार्य भी जारी है। दरअसल ये तूफान बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लिहाजा कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।